हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो कि एमजेसी पेपर जिनका होगा, जो बच्चे होंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एमजेसी पेपर जिनका होगा और हिस्ट्री पेपर जिनका होगा, तो उनके सिलेबस में एक चर्चाएं हैं या चर्चा की गई है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है कि इस समय यानी भारत में प्राचीन काल में समय और स्थान की क्या अवधारणाएं थी, तो उसको आपको पढ़ना होता है। तो चलिए उसी को हम लोग समझते हैं, बूझते हैं और उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप हिस्ट्री पेपर पढ़ रहे हो और आइडिया ऑफ भारत आपका जो मतलब सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें इस टॉपिक को रखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको ये समझ में आ सके कि प्राचीन भारत में हमारी कला संस्कृति के साथ साथ हमारी जो ज्योतिष है, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भी कितना विकास हुआ था, यानी हम स्पेस के बारे, अंतरिक्ष के बारे में कितना जानते थे। उसके बाद हम लोग टाइम के बारे में कितना जान पाते थे या जानते थे। उन तमाम चीज़ों को पढ़ना होता है ताकि आप उस समय के दृष्टिकोण को समझ सकें। तो इसीलिए ये आपके सिलेबस में मेंशन है और उसी को हम लोग देखने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, समय पहला तो आज जो हम लोग देखेंगे, आज तो भारतीय मतलब जो दृष्टिकोण है समय के संबंध में, यानी प्राचीन भारत में समय से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसको आज देख लेंगे। और अगले दिन यानी कल इसमें हम लोग देखेंगे स्थान यानी स्पेस के बारे में। 2 लेक्चर में इसलिए भी इसको हम लोग करेंगे ताकि ये आसान हो सके और हम लोग इसको आसानी से समझ भी सकें। तो चलिए आज हम लोग उसी चीज़ को समझते हैं। पहले आज हम लोग टाइम के बारे में जो भारतीय अवधारणाएं हैं उसको देखते हैं। और देखिए, हमारा एकमात्र उद्देश्य आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स देने का ये होता है कि आपको लिखने का भी एक समझ हो, यानी आप ये समझ पाएँ कि आपको उत्तर कैसे लिखना है, इसीलिए हैंड रिटन नोट देते हैं। अगर आप बोलेंगे, आपका अगर कमेंट आएगा कि हाँ सर आप टाइपिंग करके पढ़ाइए, यानी कि कीबोर्ड से जो टाइपिंग करके हम लोग पहले वीडियो पढ़ाते थे, तो अगर उस तरह भी पढ़ाने के लिए बोलिएगा तो हमें कोई हर्ज नहीं है, हम उस तरह भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहिएगा कि नहीं सर इसी तरह सही है, तो इस तरह भी हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं और पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। तो चलिए उन्हीं चीज़ों को आज देखते समझते हैं। देखिए, समय संबंधित भारतीय अवधारणाएं क्या थी उसको देखिए। जब आप देखिएगा प्राचीन काल की शुरुआत भारत में जो होती है, जो हमने आपको पहले भी बताया है कि हम लोगों को पहले पढ़ना होता है पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा पीरियड पढ़ना होता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आपको पढ़ना होता है वैदिक पीरियड। तो देखिए, हड़प्पा पीरियड तक आप देखिएगा, यानी कि वैदिक से पहले तक की जो भी है भारतीय अवधारणाएं समय या स्थान या अंतरिक्ष के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। इसका रीज़न एकमात्र ये है कि उस समय की जो भी साक्ष्य हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और लिखित साक्ष्य हड़प्पा काल के हैं, तो उसको पढ़ा नहीं गया है। तो आज भी इतिहासकार इस बात में संशयात्मक हैं, यानी उनको इस बात का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उस समय के लोगों को क्या समय के बारे में जानकारी था या अंतरिक्ष के बारे में जानकारी था या नहीं था। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। ये एक तरह से विवाद का ही विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं हाँ, हड़प्पा के लोगों को ये जानकारी था कि समय होता है, यानी कि जो कि 1 साल में कितना दिन होता है, ये तमाम चीज़ों के बारे में उनको जानकारी था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं है जिसके आधार पर आप बोल सकें, या नहीं तो उस समय की जो लिपियां हैं उसको पढ़ी नहीं गई है, उस समय की भाषाएं जो है उसको पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन वैदिक काल जब आता है, आप देखेंगे वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड ज़रूर याद रखिएगा, हर एक वीडियो में हम बता देते हैं कि इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल बोलते हैं। तो उस काल में क्या होता है कि समय और अंतरिक्ष से संबंधित भारतीय अवधारणाएं काफ़ी विकसित हुई और काफ़ी फली फूली, और इसके विषय में काफ़ी चर्चाएं होने लगी, काफ़ी ग्रंथों में इसकी चर्चाएं की गई। तो उसी को अब हम लोग देखेंगे। इस स्लाइड में हमने केवल सिंधु घाटी के बारे में बताया था कि आखिर सिंधु घाटी के लोगों को ये जानकारी थी या नहीं थी, तो इसके बारे में हमने बताया था, जो कि अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है कि था या नहीं था। कुछ बोलते हैं हाँ था, कुछ बोलते हैं नहीं था, तो इसलिए ये विवाद का विषय है। तो उसको हमने लिखा है, तो आपको जब PDF हम प्रदान कर देते हैं, आपको पता है कि टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाता है,
तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, चूँकि इसमें हम समय व्यर्थ करने से ज़्यादा ये समझते हैं कि आपको हमने कंसेप्ट बता दिया। अब हम उस जगह पे चले जहाँ से मेनली इस टॉपिक की शुरुआत होती है। तो चलिए अब वहाँ से हम लोग समझते हैं। तो देखिए वैदिक काल जो होता है हमारे मतलब इतिहास का जो पार्ट है, उसका समय आपको याद हो, हमने करा ही दिया कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल बोलते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 महत्वपूर्ण वेद थे जो कि इस काल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माने जाते हैं। तो इसमें देखिएगा आप, इन ग्रंथों में वैदिक आर्यों के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इनको समय का ज्ञान था। देखिए आज हम समय के बारे में अगले वीडियो में हम लोग अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग समय को यहाँ से समझना प्रारंभ करते हैं कि समय के बारे में क्या जानकारी था, तो टाइम के बारे में। तो इसके बारे में इतिहासकार बोलते हैं कि भाई वैदिक आर्यों को जानकारी था, और वैदिक जो लिटरेचर है यानी वेद में आप जानते हैं 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें जो है इसकी जानकारी भी मिलती थी है। तो उसके बाद देखिएगा इसी काल के लोगों को सूर्य है, चंद्रमा है और नक्षत्र के बारे में भी जानकारी था, जिसके आधार पर ये लोग दिशा और समय का ज्ञान प्राप्त करते थे। यानी सीधा मतलब समझिए, जो वैदिक आर्य हैं उनको सूर्य है, सूर्य आप जानते हैं आज भी हम लोग देखते हैं, तो उस समय लोग रह रहे होंगे तो उस समय भी सूर्य निकलता होगा। फिर चंद्रमा हुआ, फिर आप देखिए नक्षत्र के बारे में वो जानते थे। तो इस आधार पर वो समझते थे कि भाई देखिए कि दिशा किधर है, पूरब है या पश्चिम है, उत्तर है या दक्षिण, कौन दिशा कैसे है। एक आपको एक कंसेप्ट हम बताते हैं कि एक ध्रुव तारा होता है, आप देखिए सप्तऋषि तारा, जो कि आप देखे होंगे, आप बच्चे से या अभी भी देख सकते हैं। आप आकाश में देखिएगा सप्तऋषि तारा का इसी तरह आकार होता है। उसी के इधर एक चमकता हुआ तारा दिखेगा आपको उत्तर में, तो ये उत्तर दिशा में रहता है। तो ये जो ध्रुव तारा है ना, इसी के आधार पर ये लोग वैदिक आर्य लोग ये तय करते थे कि उत्तर दिशा यही है, यानी कि उत्तर में ये है तो उत्तर दिशा हो गया, इसके नीचे दक्षिण दिशा हो गया, इधर वाला एरिया को ये पूरब बोलते थे और इधर वाले को पश्चिम बोलते हैं। यानी आज जो वर्तमान में दिशा की का ज्ञान है, वही ज्ञान उनको भी था। यानी हमारी जो ज्ञान है एकाएक नहीं बल्कि बहुत पहले से मतलब इसका पृष्ठभूमि तैयार हुआ है और हम लोगों को आज ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनको खगोल के बारे में जानकारी था, यानी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी था, और इसी आधार पर ये बोलते थे कि समय अब हो गया, शाम होने वाला है, या फिर सूर्य जब निकलता था तो सुबह होने वाला है। ये तमाम चीज़ों को ये समझ पाते थे इसके आधार पर, पहले वैदिक आर्य। उसके बाद धीरे धीरे इसके भी चीज़ों में विकास होता है। और फिर क्या होता है कि देखिएगा वैदिक ग्रंथ में, और जो कि ऋग्वेद आप जानते हैं, वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है। इसमें 12 महीने और 360 दिन के बारे में चर्चा है। यानी 12 महीने यानी साल को, एक साल को 12 महीने में बांटा गया है, और उसमें बताया गया है कि 12 महीने में 360 दिन होते हैं। और आज हम लोग क्या जानते हैं कि 365 दिन होता है 12 महीने में। एक चीज़ तो इनकी सही थी, लगभग सही थी, दूसरी चीज़ जो है 360 दिन वाली ये गलत थी। क्योंकि अभी तो हम लोग जानते हैं 365 दिन होता है, लेकिन ये लोग बोलते थे कि भाई 360 दिन, ये लोग यही मान के चलते थे कि एक साल में 360 दिन होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि इनकी क्या धारणा थी। उसके बाद देखिए ऋग्वेद के 5वें मंडल में क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी मिलती है। ये लोग मानते थे कि देखिए सूर्य के बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आप जानते होंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो यानी सीधा मतलब ये समझिए ना, चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो उसके उसमें ये याद रख, अपोजिट याद रखिएगा कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण जब लगेगा तब ये याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। तो ये चीज़ आप जानते भी होंगे, या नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए। उसके बाद देखिए इसी में बताया गया है, वैदिक ग्रंथ जो ऋग्वेद है इसमें बताया गया है कि एक महीना जो होता था ना, वो 30 दिन का होता था। इसमें पहली बात तो ये जानकारी रखिए कि इसमें बताया गया, पहला बात कि देखिए एक साल जो है 12 महीने का होता है और उसमें 360 दिन होते हैं, और यही 12 महीना जो है वह एक एक महीने में बटा हुआ था, और एक महीना जो होता था वो 30 दिन का होता था। ये किस में जानकारी है, तो ऋग्वेद में। तो यानी इनको ये बात का जानकारी था, समय के बारे में जानते थे कि समय कैसे कैसे बदलता है और कैसे कैसे होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, समय में यही पढ़ना है। तो उसके बाद देखिए
एक ऋग्वेदिक यानी माफ़ कीजिए वैदिक संहिता, वैदिक कालीन एक ग्रंथ है तैत्तिरीय संहिता, जो कि हमने पढ़ाया भी है। तैत्तिरीय संहिता में इस बात की चर्चा की गई है कि 6 ऋतुएँ होती है। तो कौन-कौन ऋतु होती है? तो आज भी होती है 6 ऋतु, आप जानते हैं। तो वो कौन-कौन सी ऋतुएँ हैं? तो देखिए, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद वर्षा ऋतु है, उसके बाद शरद ऋतु है, उसके बाद हेमंत ऋतु है, फिर शिशिर ऋतु है। तो ये 6 ऋतुओं के बारे में तैत्तिरीय संहिता में चर्चा मिलती है। और तैत्तिरीय संहिता में एक चीज़ और की चर्चा मिलती है कि 12 महीने के नामों की भी चर्चा इसमें की गई है। तो ये 12 महीने के नाम कौन-कौन से हैं उसको देखिए। मधु, जिसको हम लोग आज के समय में हिंदी में, आज के हमारे पंचांग में इसके बारे में कहा जाता है चेत, जिसको चैत्र बोलते हैं ना, वही है मधु। उसके बाद है माधव, जिसको हम लोग वैशाख बोलते हैं। शुक्र, यानी जिसको ज्येष्ठ बोलते हैं। शुचि, जिसको आषाढ़ बोलते हैं। नभस, उसको सावन बोलते हैं। नभस्य, इसको भादव बोलते हैं, यानी भाद्रपद बोलते हैं। उसके बाद देखिए इस, यानी आश्विन बोलते हैं इसको। उसके बाद ऊर्जा, उसको कार्तिक बोलते हैं अभी। उसके बाद सहस, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रहायन, जिसको अघ्घन बोलते हैं ना अभी, तो अग्रहायन। उसके बाद देखिए सहस्य, जिसको पोष बोलते हैं, यानी जनवरी वाला महीना जो होता है। उसके बाद देखिए तपस, इसको माघ बोलते हैं। उसके बाद देखिए तपस्य, जिसको फागुन बोलते हैं। और ऋग्वेद में एक चीज़ की और चर्चा है कि इस समय जो होता था ना, इनका जो शुरू होता था महीना, वो माघ महीना से शुरू होता था, यानी तपस से शुरू होता था। यानी 11वां महीना जो अभी जो हमारे पंचांग में है, उसी से इसका आरंभ होता था, यानी इसके साल की शुरुआत वहीं से होती थी। ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये महीनाएँ इतनी याद तो होने वाली नहीं है, ऋतुएँ आपको याद होगी नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, आप जो चर्चा कीजिएगा, हम इसलिए बताएँ ना, चूँकि हमारा ये दायित्व है कि आपको संपूर्ण जानकारी दी जाए। हम आपको आधा-अधूरा देने में कोई विश्वास नहीं रखते और करते भी नहीं हैं ऐसा, कि हम आपको आधा-अधूरा जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आप जब उत्तर लिखिएगा ना, तो इन तमाम चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप बस इतना जान लीजिए, तैत्तिरीय संहिता जो है ये वैदिक ग्रंथ है। इसमें हमको जानकारी मिलता है कि 12 महीने के नाम दिए गए हैं और इसके अलावा 6 ऋतुओं के बारे में जानकारी मिलती है। बस इतना याद कर सकते हैं आप, इतना तो याद कर लीजिए अपने लिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब आ जाइए गार्गी संहिता एक है, जिसको गर्ग संहिता भी बोलते हैं, में सप्ताह के 7 दिन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी संहिता में सप्ताह को 7 दिनों में बांटा गया है। जो आज हम लोग देखते हैं ना, बुध शुक्र पृथ्वी, माफ़ कीजिएगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, ये जो शनिवार रविवार, ये तमाम जो दिन हैं, यही गार्ग संहिता में इसको बांटा गया है। और फिर आप देखिएगा, इसके बारे में इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो 7 दिनों में सप्ताह को बांटा गया है, यानी सप्ताह का जो कॉन्सेप्ट आया, महीने को 4 सप्ताह में जो बांटने का कॉन्सेप्ट आया, ये हमारे देश का नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी देशों में ये कंसेप्ट था और वहीं से हमारे देश में आया। यानी पश्चिम के देश मतलब क्या, यूरोपियन कंट्री सब में ये कंसेप्ट था उस समय। तो ये ग्रीक है, यूनान वाले एरिया में ये कंसेप्ट होता था और वहीं से हमारे देश में भी ये कंसेप्ट आया कि भाई सप्ताह में जो है 7 दिन होता है। उसके बाद यही सप्ताह का जो 7 दिन है, इसका भी विभाजन हुआ कि 7 दिन सप्ताह में होता है। उसके बाद घंटा का बारे में जानकारी मिला लोगों को कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिली, रोम, ये जो हमारी पश्चिमी जो संस्कृति है, यानी पश्चिमी ज्योतिष विज्ञान के बारे में जब हम लोग जाने, पश्चिम देशों के ज्योतिष की जानकारी जब हमारे तक पहुँची, तो हमारे दिमाग में यह भी बात आया कि देखिए सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है। और घंटा के बारे में भी हम लोग समझे कि एक दिन जो है 24 घंटा का होता है, फिर 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग जान पाए। अब देखिए, वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल के पश्चात आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा, जो सर्वाधिक रूप से समय के बारे में जानकारी, यानी ज्योतिष के बारे में जानकारी या खगोल विद्या के बारे में लोगों को जानकारी अगर हुई, तो कब हुई, तो वो गुप्त काल में हुए। चूँकि गुप्त काल में आर्यभट्ट हैं, वारामिहिर हैं, जैसे लोग हुए, ब्रह्मगुप्त हुए। तो ये जो लोग थे, यानी कि जो खगोल शास्त्री थे, इनको काफ़ी जानकारी हुआ। इन्होंने काफ़ी अध्ययन अध्यापन किया, पुस्तकों को लिखा और उसमें बताया कि भाई देखिए ये कंसेप्ट होता है, और उस पे रिसर्च करके इन्होंने इन चीज़ों को बताने का कार्य किया। तो अब उन्हीं को देखते हैं। अब देखिए, गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट
प्रथम इनका नाम है, आर्यभट्ट प्रथम, फर्स्ट इनको बोला जाता है। तो आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था ना वो पटना में हुआ था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है पटना। और इनकी एक पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो उसमें ऑप्शन आपके पास जो भी रहे, लेकिन आपको सही करना है आर्यभट्ट प्रथम का। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने बताया कि देखिए भाई, पृथ्वी का आकार जो है वो गोल है। इससे पहले पृथ्वी के आकार के बारे में भारतीयों को कोई जानकारी नहीं थी कि आकार कैसा है, नहीं है। लेकिन इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है और ये जो है अपने अक्ष पर घूमती है। यानी आप जानते हैं, आज भी भूगोल पढ़िएगा तो उसमें आपको यही पढ़ना होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और अपने अक्ष पे घूमने के कारण ही रात और दिन का समय होता है। यानी एक दिन में रात और दिन जो होता है वो इसी के वजह से होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ये बात किन्होंने कहा, तो ये आर्यभट्ट ने कहा। और आज के भी इतिहासकार हों या फिर आज के भी विद्वान हों, इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई, देखिए ऐसा है कि दिन और रात तभी होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। चूँकि दिन रात तब ना होगा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगा, तो कुछ समय के लिए उसका एक पार्ट जो है सूर्य के सामने होगा, तो वहाँ पे धूप पड़ेगी, और फिर दूसरा पार्ट जो है फिर वो पीछे रहेगा, तो उसमें रात रहेगा, यानी वहाँ अंधेरा रहेगा, वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचेगी। तो ये चीज़ें किन्होंने कहा पहली बार, तो आर्यभट्ट ने। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, आर्यभट्ट ने बताया कि वर्ष में जो है 365.2586, यानी देखिए इन्होंने पॉइंट में भी बता दिया कि पॉइंट में इन्होंने बताया कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और उसके बाद इन्होंने पॉइंट में बताया। और आज भी आप जानते हैं कि एक साल में 365 ही दिन होता है। तो ये बात एकदम एग्जैक्ट किन्होंने बताया, तो ये आर्यभट्ट ने बताया। तो ये देखिए हमारी संस्कृति की कितनी बड़ी योगदान है, यानी हमारे पूर्वज कितने ब्रिलियंट दिमाग के थे। भले ही ये माना जाता है कि हम इतने ब्रिलियंट होते हुए भी आज हम बहुत पीछे हैं विकसित देशों से, लेकिन इसके पीछे एकमात्र कारण यह भी है कि हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो आक्रमण किया, हमारे जो सभ्यता की जो हमारी पुस्तकें थी, ग्रंथ थे, या हमारी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको ध्वस्त कर दिया, जो कि जिसके वजह से हमारी संस्कृति अन्य देशों से पिछड़ी हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और इन्होंने ही बताया कि ये कलयुग, अभी आपको पता है कि अभी हम लोग जो दौर में जी रहे हैं, ये कलयुग का दौर है। ये हिंदू धर्म ग्रंथ में आप जानते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 भाग में बँटा है। युग को 4 भाग में बाँटा गया है। तो उसी में है पहला सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, तब कलयुग। तो कलयुग के बारे में इन्होंने बताया कि कलयुग का जो समय चलेगा वो 4 लाख नहीं, माफ़ कीजिए, नहीं 4,32,000 सही है, 4,32,000 सौर वर्ष तक चलेगा। इन्होंने बताया कि कलयुग का समय 4,32,000 सौर वर्ष तक रहेगा। किन्होंने बताया, तो ये देखिए आर्यभट्ट के द्वारा। यानी देखिए उस दौर में भी लोग आकलन कितना आधुनिक तरीके से करते थे, ताकि आधुनिक दौर के जो भी खगोलविद हैं, वह भी जो अपना विचार देते हैं, खगोलविद, वो उसी के आधार पर देते हैं, और इनका भी एग्जैक्ट कोई आकलन होता है तो वो उससे मिलता जुलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी, मतलब भारतीय ये जो चीज़ें हैं, ये भारतीय धरोहर है, इसकी बहुत बड़ी ये विशेषता है। अब देखते हैं कुछ अन्य खगोल शास्त्रीय जो हैं उनके बारे में। चूँकि देखिए खगोल शास्त्री जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना नहीं है यहाँ, इसलिए भी नहीं पढ़ना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको खगोल शास्त्री के बारे में नहीं पढ़ना, आपको समय की अवधारणाओं को बताना है। चूँकि आपके सिलेबस में मेंशन है कि आप समय की अवधारणाओं को बताइए, तो आपको खगोल शास्त्री क्यों पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब हम लोग गुप्तकालीन आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी बताएंगे, तब वहाँ हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बट यहाँ आपको खगोल शास्त्री नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट की पुस्तक को ध्यान में रखिए, आर्यभट्ट प्रथम की पुस्तक आर्यभट्टियम है। उसके बाद देखिए एक खगोल शास्त्री हैं लल्लाचार्य, लल्लाचार्य भी हैं, एक खगोल शास्त्री हैं, इनका भी नाम ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए वाराहमिहिर, तो वाराहमिहिर के बारे में जानिए ये कि वाराहमिहिर की पुस्तक का नाम था बृहद जातक, बृहद संहिता और लघु जातक। ये 3 पुस्तकों की रचना वाराहमिहिर के द्वारा की गई। और ये आपसे सवाल बनेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पास भर भर के बनने वाले हैं, इसीलिए इस टॉपिक को जितनी भी ईमानदारी से पढ़ना हो पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो ये आपकी मूर्खता है, और आपकी सबसे बड़ी संशयात्मक चीज़ें हैं कि आप इन पे ध्यान नहीं दे पाए।
और हमारा काम है आपको बता देना, बाकी आपका काम है पढ़ लेना। तो आप इसको याद ज़रूर करिएगा इनकी पुस्तक को, चूँकि ये सवाल बना हुआ है और बनेगा भी, हर बार ये पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ और को देख लें। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और दूसरा है खंडखाद। ये 2 पुस्तक इनकी है ब्रह्मगुप्त की, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडखाद। ये दोनों पुस्तक का नाम और लेखक दोनों याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक है भास्कराचार्य। ये तमाम जो खगोल विज्ञ हैं, ये खगोल शास्त्री हैं, इनके द्वारा जो भी चर्चाएँ या जो भी जानकारी दी गई वो हमारे जो वर्तमान में जो हमारी स्थितियाँ आप देख पा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको ये झलक आएगी कि हमारी जो विकास हुई है खगोल के बारे में या समय के बारे में, ये अभी से नहीं बल्कि हमारे प्राचीन काल से विकसित हुई है। तब हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, एक-एक सेकंड के बारे में आज जान पाते हैं। एक-एक मिनट को सेकंड में हम लोग तोड़ के अगर आज जानते हैं, तो उसकी कहीं न कहीं नींव जो है प्राचीन काल में ही रख दी गई थी। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और ये सभी जितने भी खगोलविद हैं, ये काफ़ी प्रकांड थे और काफ़ी जानकार थे। इन्होंने कई एक पुस्तकों का अध्ययन किया तब अपने विचार को रखा था। ऐसा नहीं है कि उठ के आए और कुछ से कुछ बोल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इन्होंने पढ़ा, जाना, उसके बाद अपने विचार को रखा था। तो आज के वीडियो में हमने ये प्रयास किया कि आपको समय और आज तो केवल समय की अवधारणाओं को बताएं। अगली वीडियो में हम लोग स्थान की अवधारणाओं को बता देंगे कि स्थान के बारे में क्या क्या भारतीय अवधारणाएं हैं, उनको भी हम लोग समझा देंगे। तो आज हमने समय को देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।